नमस्कार, राज्यसभा टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं दुनिया भर के हालात पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सारा जहां। आज हम बात करेंगे इराक़ में जारी हिंसा की, बताएंगे अमेरिका में कहां पड़ रहा है अकाल और दिखाएंगे कैसे गज़ा है इजरायली हमलों से बेहाल। लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियाँ। गज़ा पर इजरायली हमले जारी, सैकड़ों की मौत, दुनिया भर में सैन्य कार्रवाई का विरोध। इराक़ में हिंसा का दौर जारी, औरतों के बाद अब अल्पसंख्यकों को भी आतंकवादियों के निशाने पर लाया जा रहा है। अफ्रीकी देशों में एबोला का कहर, खतरनाक वायरस ने ली सैकड़ों की जान। भयंकर सूखे की चपेट में अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत, खेती, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर अकाल का बुरा असर। और आइए अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं गज़ा संकट से जुड़ी खबरों से। गज़ा पर इजराइल की फ़ौजी कार्रवाई में बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और हमले बंद होने चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र की अपील और चेतावनी को इजराइल कितना मानता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद गाजा हिंसा में इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की जांच करेगा। हालांकि इस जांच का क्या नतीजा निकलेगा ये नहीं कहा जा सकता। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की बार बार अपील और मानवाधिकार उल्लंघन की चेतावनी को एक तरह से दरकिनार कर दिया है। The crippling effects of the Israeli blockade and other measures linked to the Israeli occupation of Gaza suppress the ability of the people to go about their daily lives and prevent them from rebuilding their lives and communities after repeated military operations. संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ करीब 45 प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। 1967 से 1989 के बीच ही इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में 131 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। इजराइल विरोधी प्रस्तावों पर अमेरिका 50 से ज्यादा बार वीटो कर चुका है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पारित ताज़ा प्रस्ताव का भी शायद ही कोई नतीजा निकले। All these dead and maimed civilians should weigh heavily on all our consciences. I know that they weigh heavily on mine. All our efforts to protect them have been abject failures. इससे संयुक्त राष्ट्र की गरिमा और प्रभाव पर सवाल उठने लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा, युद्ध रोकना, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत से हल है। लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो मजबूत देशों के मामले में संयुक्त राष्ट्र लाचार नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गज़ा में इजरायली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं। कई मुल्कों में फ़लस्तीनियों के समर्थन में जुलूस और शांति मार्च निकाले जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं लोग कैसे कर रहे हैं अपने गुस्से का इजहार। I really hope it brings awareness to what's going on in Palestine. We're asking for justice! Intifada!
उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गजा में आम नागरिकों पर बढ़ रहे हमलों पर चिंता जताई है और मांग की है कि गजा से घायलों को बाहर निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर की व्यवस्था की जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मानवीय आधार पर नागरिकों को रास्ता मुहैया कराया जाए और इसके लिए संघर्ष में लिप्त दोनों पक्षों को राजी किया जाए। People are dying at an alarming rate, being injured at a very alarming rate. We are calling for these, if you like, localized ceasefires whereby the wounded can be evacuated and we can access people with both health care and other kinds of relief. They are suffering shortages of supplies and other needs, particularly for surgical practices. We've heard bandages and gauze and these kinds of materials are of great need, particularly as a result of the daily increase in casualties in the area. इस मामले पर और ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं पश्चिम एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर कमल एरोन मित्र चेनॉय, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर चेनॉय। जो पिछले एक महीने से गज़ा में हो रहा है और अब ख़बर ये आई है कि अब वेस्ट बैंक पश्चिमी तट पर भी हमले शुरू हो गए, 6 लोग वहाँ भी मारे जा चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप इन हमलों को और पूरी दुनिया में जिस तरह से इनका विरोध हो रहा है, क्या उसका कहीं असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इज़राइल एक विशेष देश है, उसकी कोई स्थिर सीमाएं नहीं है। तो गाज़ा में 2 कारण थे हमले के। एक ये थे कि गाज़ा और हिज़्बुल्लाह में संपर्क है और थोड़ी साल पहले हिज़्बुल्लाह और इज़राइल का युद्ध हुआ और हिज़्बुल्लाह ने हरा दिया। उसमें एक मुख्य कारण था कि उनके टनल्स थे और टनल्स में वो अपने मिसाइल्स वगैरह को भी रख सकते थे और छुप भी सकते थे। तो इससे जो सबक इज़राइल ने सीखा है कि यदि हमास से लड़ना है तो उनके टनल्स वगैरह को ख़त्म करें। दूसरा बात यह था कि इज़राइल ने अमेरिका को उकसाया कि सीरिया में हमला करें, क्योंकि यदि सीरिया का रास्ता कट जाए तो रीप्लेनिशमेंट ऑफ आर्म्स नहीं हो सकता था हिज़्बुल्लाह में। तो ये केवल गाज़ा का मामला नहीं है। अब जो इज़राइल इतने सारे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इत्यादियों के मांग नहीं मांगता है और जिसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ शुभ नहीं हो पाएगा जब तक अमेरिका इज़राइल को काबू में नहीं रहेगा। और ये बहुत शर्म की बात है कि जो विकसित देश हैं और कुछ विकासशील देश हैं वो इसकी कोई परवाह नहीं करते। जी, असल सवाल यही है क्योंकि अभी हमने देखा रिपोर्ट में भी कि सैकड़ों प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के पारित हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका वीटो कर देता है और वो किसी भी कीमत पर इज़राइल के ख़िलाफ़ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी जॉन कैरी साहब गए हुए थे उस रीजन में और उन्होंने बड़ी मुश्किल से बहुत एहसान करते हुए 12 घंटे का युद्ध विराम कराया है और उसके बीच भी हमले जारी हैं। हालात वहाँ बने हुए हैं। तो कौन सी संस्था, वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी होगी जो इस मामले को जाकर के इस युद्ध को रुकवा सके? देखिए, यदि किसी बिरादरी की बात माना जाए तो उसको रोक सकते हैं। सुरक्षा परिषद ने 1967 में सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह था कि उस साल की युद्ध में जो ज़मीन कब्ज़ा किया था इज़राइल में, वो ज़मीन वापस जाए और जो पुरानी सीमा थे उनको दोबारा बनाया जाए। लेकिन वो तो आज तक नहीं हुआ। मगर उस समय अमेरिका भी साथ था, इज़राइल भी खिलाफ पूरी तरह से खिलाफ नहीं था, वो ये खेल के रहा था। तो इसीलिए ये कहना कि केवल इज़राइल है वो बात गलत है। अमेरिका भी है और भी देश हैं जो इज़राइल के साथ रहते हैं और इससे बहुत ख़राब माहौल हो गया अरब देशों में। जो काम हम सारे देख रहे हैं ISIS का, वो ये है कि ये लोग करें, देखो इज़राइल क्या कर रहा है, तो मुसलमानों के साथ पक्षपात है। तो ये एक ख़तरनाक माहौल बन रहा है और यदि सुरक्षा परिषद और मुझे लगता है UN जनरल असेंबली यदि वो ठोस फैसले नहीं ले और कोशिश करें कि वो अमल हो, तो ये मामला बिगड़ता ही रहेगा
और जो अस्थिरता इराक वगैरह में है वो इजराइल और लेबनान और उस इलाके में भी आ जाएगा। प्रोफेसर कमल मित्र चिनाय, क्या 21वीं सदी में हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बुज़ुर्ग मारे जा रहे हैं, रमज़ान का महीना है, बेदर्दी के साथ में गोलाबारी की जा रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशन का स्कूल था उस तक पे हमला किया गया। भाई ये लोग बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। आप ये बात कर रहे हैं गाज़ा और वेस्ट बैंक में स्कूल्स को उड़ा दिया है रॉकेट के साथ जी। अब स्कूल्स में तो कोई शरणार्थी नहीं थे, मगर इजराइल एक ही कानून जानता है कि ये सारी ज़मीन अपनी है और हम इस सारी ज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे, क्यों हमारे जो पुराने किताब है, इतिहास है, धर्म है, वो हमें कहता है कि ये होली लैंड है और हमारा है। जब तक इस समझ को नहीं संभाला गया ये होता रहेगा। और भारत में जिस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अभी दो बार कोशिश हुई, बहस नहीं हुई। तीसरे बार जो कोशिश हुई, जो ब्रिक्स में फैसला लिया गया था जिसमें भारत भी शामिल था, उसका लगता है कुछ थोड़ा असर पड़ा और ये हुआ, मगर इजराइल के खिलाफ हमने कभी सैंक्शंस नहीं किए। और हम दूसरे नंबर पे आर्म्स इंपोर्ट इजराइल से है, तो यदि हम इजराइल से आर्म्स इंडस्ट्री में इतने जुड़े हुए हैं तो आपको क्या उम्मीद है सरकार पर? सरकार कहती है कि हमारे दोनों मित्र देश हैं और हम किसी एक के खिलाफ या किसी एक की नाराज़गी मोल नहीं ले सकते। हाँ, मगर जब दो लड़ रहे हैं और एक में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं मर रही हैं, तो भारत के बहुत सारे जो सभ्यता हैं उसमें ये है कि इंसाफ हो, लोगों को बचाया जाए, उसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस विषय पर काफ़ी बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, क्या होना चाहिए आपकी नज़र से, भारत के अगर नज़रिए से देखें तो? मुझे लगता है कि वो जो 1967 रेजोल्यूशन था और उसके साथ जो जुड़े हुए रेजोल्यूशंस थे सुरक्षा परिषद में और जनरल असेंबली में, उनको लागू किया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह यदि कोई बहुत बड़ा हादसा है तो उसका वो देखें, और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन सब को लाके इस कानून को ठोस तरह से लागू करना चाहिए। मगर अमेरिका के समर्थन के बिना और यूरोपीय देशों के बिना ये नहीं हो पाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अमेरिका ने फ़लस्तीन को एक देश के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी है, वो उसे अथॉरिटी कहते हैं, और संयुक्त राष्ट्र में भी उसका वजूद एक स्वतंत्र देश के तौर पर नहीं है, तो एक तरीक़े से इस्टेब्लिश ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है फ़लस्तीन का नक्शा। देखिए, जब 1914 में लॉर्ड बैलफोर्ड ने कहा कि यहूदियों के लिए जगह होनी चाहिए, उन्होंने नहीं बताया कि बाउंड्रीज़ क्या हैं, कि कौन सी सीमाएँ हैं। ये अब आ गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि जो 1967 वाला सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है कि उसको अब दोबारा उठाया जाए, और वो पुलिस छूट दे रहे हैं। अच्छा, ईरान के साथ न्यूक्लियर वेपन्स पे बात हो रही है। मोर्डकाई वनानू जो न्यूक्लियर इंजीनियर जो भागा इजराइल से, उसको किडनैप करके वापस ले आए, उसने कहा कि इजराइल के पास 100 से ज़्यादा ये हथियार है, परमाणु हथियार। तो आप ईरान से बोलते रहते हैं, कभी पाकिस्तान से बोलते हैं, कभी किसी और से बोलते हैं, मगर लगता है कि कोई नियम, कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम, कोई ऐतिहासिक नियम, कोई समझ इजराइल पे लागू नहीं हो सकता है। वहाँ की दादागिरी चल रही है और कोई नहीं रोक रहा है। तो बहुत संक्षेप में चलते चलते कि आखिर इस दादागिरी को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, ये दुनिया कब तक बर्दाश्त करेगी? नहीं, ये बर्दाश्त जब ही होगा जब जो सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ख़ास तौर पे यूएन, उसका सुरक्षा परिषद और जनरल असेंबली, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो है, ये सब को यदि लागू नहीं किया जाए और इन पे सैंक्शंस करना चाहिए। हमने तो ये देखा है 10 साल पहले इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियाँ बिखेर करके, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों की धज्जियाँ बिखेर कर इराक़ में इन्वेजन किया गया, और आज तक उसके बारे में जिन लोगों ने ये काम किया वो शर्मिंदा नहीं है। नहीं, वो तो सही बात है। एक पुरानी कथन है
बहुत पुरानी कि माइट इज़ राइट, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जंगल का कानून अभी भी रहेगा। 21वीं सदी में भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम कुछ ज़्यादा सहिष्णु हुए हैं, सिविलाइज्ड हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और दिखाएंगे अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत कैसे है अकाल से ग्रस्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सारा जहां, और अब देख लेते हैं पश्चिम एशिया की कुछ और खबरें। इराक़ में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। औरतें, बच्चे अभी तक हिंसा की शिकार बन रहे हैं। अब अल्पसंख्यकों को भी मुल्क में चल रही राजनीतिक उठापटक का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इराक में 1 जुलाई से अब तक हिंसा में तकरीबन 1200 लोग मारे गए हैं। इसमें बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच राजनीतिक उठापटक के चलते देश की एकता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। From a splinter group of Al-Qaeda, ISIL today has grown to be a complex threat to peace and security in Iraq, the entire region and beyond. Its terrorist acts are criminal and unjustifiable regardless of their motivations. दरअसल इराक में ISIL और अल-कायदा के दूसरे आतंकी संगठनों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। ये लोग सल्फी धारा के अनुयायी हैं और इस्लाम के बाकी फिरकों को गैर शरई मानते हैं। इसके अलावा इन संगठनों के निशाने पर ईसाई, यजीदी और दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। आतंकियों के खौफ से लोग पलायन कर रहे हैं। WFP today came to the Umm Church in Erbil to respond to the needs of the Christian families that were expelled from Mosul in recent days. These families were expelled from their homes on very short notice. They were told to get into their cars and leave. 2003 में अमेरिकी हमले के बाद से इराक में हिंसा और अस्थिरता के न थमने वाले दौर की शुरुआत हुई। अमेरिकी हमले के बाद इराक का सामाजिक ताना-बाना बिखर गया और बरसों से साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी इराक संकट का राजनीतिक हल निकालने की कोशिशें की हैं, लेकिन इसमें भी कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। उधर ईरान के विवादित परमाणु मुद्दे का हल निकालने के लिए वियना में चल रही बातचीत की मियाद बढ़ा दी गई है। पहले तय की गई 20 जुलाई की मियाद ख़त्म होने तक ईरान और पश्चिमी देश किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए। अब दोनों पक्षों ने तय किया है कि बाकी बचे मुद्दों को 24 नवंबर तक हल कर लिया जाएगा। और आइए अब देख लेते हैं कौन सी खबरें रहीं बेहद ख़ास हमारे आसपास। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब भारत में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रहने वाले गरीबों की तादाद बांग्लादेश, नाइजीरिया और सोमालिया जैसे बेहद गरीब देशों से भी ज़्यादा है और इस समस्या का हल निकाला जाना ज़रूरी है। से 2010 के बीच दक्षिण पूर्व एशिया में गरीबी की दर 45% से घटकर 14% रह गई, लेकिन इसका असर भारत पर दिखाई नहीं देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से जुड़ी ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में गरीबों की कुल आबादी के करीब 33% हिंदुस्तान में रहते हैं। The 4 references to India in the synopsis of the report being released pertain to poverty, infant deaths, maternal deaths, and sanitation. None of these references are flattering. रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा गरीब भारत में है। देश के 60% लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। यही नहीं, नवजात बच्चों की मृत्यु दर में भी भारत सबसे आगे है।
2012 के दौरान ही भारत में 5 साल से कम उम्र के करीब 14 लाख बच्चों की मौत हुई, जबकि यहाँ मातृत्व मृत्यु दर 2.17% है। All these are words, catchwords. The more people talk about something in a budget, the less money they put in it. This was true of Mr. Chidambaram, it is also true of Mr. Jaitley. रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी के चलते कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों की तरफ लोगों का पलायन बढ़ा है। बढ़ती आबादी की वजह से इन शहरों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में मुश्किलें आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की माने तो भारत के गरीबों की हालत चीन, नाइजीरिया और बांग्लादेश से भी बुरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब भारत से आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बाकी दुनिया का हाल। हॉलैंड ने कहा है कि यूक्रेन में मार गिराए गए मलेशियाई विमान MH17 के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस विमान में हॉलैंड के 173 यात्री सवार थे। आरोप है कि यूक्रेन में विद्रोहियों ने इस विमान को मार गिराया था। First of all, we need to make sure that every single Dutch person is returned to the Netherlands. Secondly, we will have to make the investigation. The investigation needs to demonstrate what actually happened and who was responsible. Thirdly, those responsible need to end up behind bars. And only when we've achieved those 3 steps, I believe we can speak of closure. और अब बात अमेरिका में आए सूखे की। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य इन दिनों ज़बरदस्त सूखे की चपेट में है। सूखे की मार झेल रहे कैलिफोर्निया में खेती को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और यहाँ बेरोज़गारी फैलने का ख़तरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट। कैलिफोर्निया की 1/3 आबादी खेती से जुड़ी है, लेकिन इस बार सूखे से खेती को जबरदस्त नुकसान हुआ है। बारिश न होने से परेशान किसान डीप बोरवेल करा रहे हैं, लेकिन ये इलाके में पानी की जरूरत पूरा करने के लिए नाकाफी है। We have a backlog of around 12 to 13 months. We have 6 rigs running. Everybody needs the water. It's just trying to get to them fast enough. कैलिफोर्निया राज्य के इतिहास में यह सबसे भयंकर सूखा है। इससे पहले 1958 और 1930 में यहाँ अकाल पड़ा था, लेकिन तब भी नुकसान इतना नहीं हुआ था। जानकार ये कह रहे हैं कि हालात 2015 तक ऐसे ही रहने वाले हैं। इस सूखे की मार अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगी, क्योंकि कैलिफोर्निया राज्य देश की खाद्यान्न की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। 2015, to your question, that's a real serious concern, because I'll tell you what, if we don't get any rain and we don't get any snowfall in the Sierras, then all the wells that we have in this whole area, including our own, will not be sufficient water to farm. फिलहाल लोग अपने स्तर पर सूखे से निपटने की कोशिशें कर रहे हैं। इधर सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है, मगर सारी कोशिशें कुदरत के दरवाजे पर आकर दम तोड़ देती हैं, क्योंकि सूखा तो बर्फबारी और तेज बारिशों से ही मिट सकता है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अब बात अफ्रीका की। अफ्रीकी महाद्वीप में एबोला वायरस का कहर जारी है। WHO ने एबोला से जुड़े 50 नए मामलों की पुष्टि की है। इनमें से 34 अकेले सिएरा लियोन में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पश्चिमी अफ्रीका में एबोला संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि बाकी का इलाज चल रहा है। We have means to control it. If we strengthen the surveillance, if we work better than we did with the local communities to explain what is Ebola, because there is still a lot of resistance from the population to cooperate with health workers. एबोला पीड़ित 90% मरीज मर जाते हैं और इसका कोई कारगर टीका या असरदार दवा अब तक नहीं बन पाई है। इसका सबसे ज्यादा असर लाइबेरिया, गिनी और सिएरा लियोन में है। पिछले 6 महीने में यहाँ एबोला संक्रमण से करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। We've had outbreaks of Ebola before. We've been able to stop them. We know the way to do it.
This is a bigger challenge than previously because it's in 3 countries and it's several small scattered outbreaks, but the principles are the same. ये वायरस नसों पर हमला करता है जिससे रक्त वाहिकाएं खराब हो जाती हैं, जिसके चलते नसों में खून का रिसाव होने लगता है। ये बुखार उन इलाकों में पाया जाता है जहां चमगादड़ों की तादाद ज्यादा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सारा जहां में आज बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी वीक की झलकियों के साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न। नमस्कार।